हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आज क्या पढ़ते हैं। क्लास 10th का लेसन फर्स्ट क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, अब चलिए देखिए इस वीडियो को आप लोग स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। समझ रहे हैं? हाँ, तो देखिए क्या होती है, हम आप लोग जानते ही हैं, देखे भी होंगे कि हमारे आसपास चारों तरफ क्या होती है, अनेक प्रकार की क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या होता है, रासायनिक। भौतिक में क्या होता है, केवल जो आपका क्या होता है, पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार और भौतिक गुण का ही परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे आपका बर्फ है, बर्फ क्या पिघलना, पानी बन जाएगा, फिर पानी को जमा उसको फ्रीज करके बर्फ बना दीजिए, तो ये भौतिक है। रासायनिक में देखिए क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में जैसे आपका लोहा है, लोहे में क्या हो गया, जंग लग गया, तो ये जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध है, अगर देखिए दूध फट जाता है तो ये भी क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, आप लोग लिखते हुए चलिए, ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन, इसी देखिए फुल वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरा इस लेसन को खत्म करेंगे, ठीक है ना। देखिए भौतिक परिवर्तन देखिए क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन देखिए ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो केवल पदार्थ की, जो केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक, जो केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों एवं भौतिक गुणों को बदल देते हैं, गुणों को बदल देते हैं। भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुणों को बदल देते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, ऐसा परिवर्तन जो केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुण को बदल देते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण में जैसे लिख लीजिए, देखिए उदाहरण में क्या हो जाएगा इसका, उदाहरण में पहला देखिए क्या हो जाएगा, जैसे बर्फ का गलना, बर्फ का गलना ये क्या है आपका, देखिए भौतिक परिवर्तन है। फिर देखिए पानी का जमना, पानी का जमना। तीसरा देखिए क्या आपका है, पानी का वाष्प में बनना। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ऐसा परिवर्तन जो केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुण को बदल देते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब देखिए इसमें क्या, पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या हो रही है, बदल जा रही है। जैसे बर्फ है, बर्फ को पिघला करके पानी में, यानी कि ठोस थी तो क्या हो गया, द्रव हो गया, सॉलिड से द्रव हो गया, तो इसमें क्या हो रहा है, भौतिक अवस्था का ही परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब आगे हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक परिवर्तन। ये समझ में आया ना। अब रासायनिक परिवर्तन हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक परिवर्तन।
रासायनिक परिवर्तन। हाँ, देखिए रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, ठीक है ना। अब देखिए इसमें लिख लीजिए रासायनिक परिवर्तन में ऐसा परिवर्तन जो पदार्थ के रासायनिक गुण एवं संघटन को भी बदल देते हैं। रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रियाएं कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, रासायनिक क्या ऐसा परिवर्तन जो पदार्थ के रासायनिक गुण एवं संघटन को भी बदल देते हैं। रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रियाएं कहलाते हैं। इसमें देखिए जो पदार्थ का क्या रहेगा, गुण भी बदल जाएगा और इसमें क्या होगा, संघटन को भी क्या करेंगे, बदल देंगे। जो उनकी बनावट रहेगी वो भी क्या हो जाती है, वो बदल जाती है। और गुण भी क्या होता है, वो दोनों भी बदल जाता है। जैसा उदाहरण में देख लीजिएगा, उदाहरण में लिख लीजिए। जैसे आपका क्या हो गया, दूध का फटना। देखिए दूध का फटना, अब दूध का फटना क्या है, ये क्या आपका रासायनिक कहें कि दूध था, दूध अब फट गया, ठीक है ना। अब इसमें देखिए एक चीज और है, भौतिक परिवर्तन में क्या है, आप उसको एक बार वापस पा सकते हैं। किसी चीज का परिवर्तन हो रहा है तो आपको वो वापस मिल जाएगा। लेकिन आपका रासायनिक परिवर्तन में अगर एक बार परिवर्तन हो गया, फिर परिवर्तन के बाद वो आपका जो पदार्थ रहेगा वो नहीं मिलेगा। अब देखिए दूध फट गया, अब फटने के बाद दूध नहीं पा सकते। लेकिन अगर बर्फ है, ये गल गया, पानी बन गया, फिर पानी को क्या करिए, फ्रीज करके उसको आप बर्फ में पा सकते हैं, ठीक है। और भी देखिए जैसे क्या हो गया, जंग का लगना। अब देखिए जंग का लगना, अब जंग से आप फिर से लोहे को तो नहीं पा पाएंगे ना, कहें कि जंग लग गया। और वैसे ही दहन है, कोई भी चीज अगर आप लोग जला दे रहे हैं, जैसे पेज है, एक पेज को जला दीजिए, ये भी क्या है आपका, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगर जल जाएगा फिर से तो पेज नहीं मिलेगा ना, इसलिए ये क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक अभिक्रिया। इतना समझ गए तो हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है ना। या फिर रासायनिक अभिक्रिया, हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं इंग्लिश में, केमिकल रिएक्शन कहते हैं ना। हाँ, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो इसी की क्रिया को क्या कहते हैं, इसी की क्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन जो नए वाले पदार्थ आपका निर्माण होगा उसका क्या रहेगा, जो आपका गुण रहेगा, नए पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण रहेगा, वो पहले वाले पदार्थ से क्या रहेगा,
अलग रहेगा। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। जब दो या दो से अधिक, लिखिए जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, कोई नया पदार्थ बनाते हैं और नए पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण पहले वाले पदार्थ से भिन्न होता है। भिन्न मतलब अलग होता है। भिन्न होता है तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या पढ़े, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो नए पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण पहले वाले पदार्थ से भिन्न होते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, इतना समझ में आया। चलिए उदाहरण अब इसका लिख लीजिए। एक उदाहरण देखिए बता रहे हैं, उदाहरण जैसे लिखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल का निर्माण करती हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया प्लस आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो आपका क्या बन रहा है, H2O। यही जल का निर्माण हो रहा है ना। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रही हैं, मिलकर के अभिक्रिया करके आपका जल का निर्माण कर रही हैं। तो इसमें देखिए जल का भौतिक व रासायनिक गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग रहेगा। तो आप इसका देखिए क्या रहेगा, जल का आपका जो H2O रहेगा, जल का H2O का भौतिक व रासायनिक गुण हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से अलग है। ठीक है ना। तो जल का देखिए क्या है, यहाँ पे जो जल का निर्माण हो रहा है, तो जल का देखिए क्या है, रासायनिक और भौतिक गुण दोनों ही क्या है, अलग है। ठीक है, ये समझ गए इतना। और चलिए ठीक है, ये समझिए, दूसरा एग्जाम्पल बता दें। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए इसी में, इसका ये उदाहरण लिख लीजिए। जैसे क्या है आपका,
कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, लिखिए कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। अब देखिए ये भी क्या है, आपका क्या है, उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया का। जैसे देखिए कार्बन हो गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मिलकर क्या आपका बन रहा है, यहाँ पे जल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ये आपका निकल रही है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का आपका भौतिक और रासायनिक गुण है, ये कार्बन और ऑक्सीजन से अलग है। ठीक है, ये समझ गए? चलिए ठीक है, अब इसको देखिए मिटा रहे हैं। अब चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान या अभिलक्षण। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक अभिक्रिया की पहचान या फिर अभिलक्षण। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान व अभिलक्षण। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब क्या इसमें बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया की आपकी जो पहचान होती है ये कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। पहला देखिए क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसकी पहचान कैसे करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसके देखिए बहुत सारे हैं, तो इसमें लिखिएगा वन बाय वन। देखिए पहला क्या हो जाएगा आपका, अवस्था में परिवर्तन। पहला देखिए क्या होगा आपका, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखिए आपका क्या है, H2O है, यहाँ पे H2O है, ये देखिए क्या है आपका लिक्विड है। अब देखिए इसको क्या कर दिए, ये देखिए क्या है आपका H2O लिक्विड में था, अब इसको क्या कर दिए, गर्म कर दिए, उष्मा दे दिए, गर्म कर दिए, तो ये क्या हो गया H2O, ये क्या हो जा रहा है, ये गैस, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, गैस में हो रहा है। ये द्रव है, द्रव से क्या हो गया, ये गैस में हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। मतलब कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में अगर परिवर्तन होता है तो उसको भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और दूसरा देखिए रंग में परिवर्तन, और कब बताएंगे कि रंग में परिवर्तन रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। ठीक है, जैसे क्या है आपका लोहे पर जंग लगने से लोहे का रंग बदल जाता है। अब देखिए रंग में भी बहुत सारे, सभी अभिक्रिया में क्या होता है, रंग का भी परिवर्तन होता है। जैसे आपको बता दे रहे हैं, लोहे में देखिए, लोहे में अगर देखिए लोहा है, लोहा में जंग लगता है तो उसका भी रंग भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसका देखिए लिख लीजिए, ये देखिए 2Fe+3O2 ऑक्सीजन प्लस क्या करेगा यहाँ पे 2H2O। अब देखिए H2O क्या रहेगा, ये गैस में रहेगा, वाष्प अवस्था में रहेगा। ठीक है, तभी आपका जंग लगेगा 2Fe2O3.H2O, यही आपका देखिए जंग लग जाता है। तो इसका देखिए जंग लगने में रंग का भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए तीसरा देखिए गंध का निकलना, लिख लीजिए कैसे पहचानेंगे, किसी गंध का
किसी गंध का निकलना। अब देखिए किसी गंध का निकलना, अगर कोई भी अभिक्रिया हो रही है, अगर किसी भी अभिक्रिया में गंध निकल रही है, तो इससे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे देखिए जो खाना वगैरह नहीं होता है, खाना ज़्यादा देर तक उसको रख दिया जाए, उसमें से क्या आने लगती है, गंध निकलने लगती है। क्यों निकलेगी, क्योंकि उसमें रासायनिक अभिक्रिया होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए उसमें गंध निकलती है। और देखिए क्या हो जाता है, तापमान में परिवर्तन भी हो जाता है। क्या होता है, कभी कभी तापमान में परिवर्तन क्या आता है, तापमान में परिवर्तन भी होता है। अब देखिए तापमान में परिवर्तन दो होता है, एक होता है ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोपी अभिक्रिया होती है। इसमें देखिए क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा क्या हो, निर्मुक्त होती है उत्पाद की तरफ। तो यहाँ पे ये देखिए CaO है, ये प्लस क्या कर रहा है, जल से अभिक्रिया कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे आपका CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या होता है, ऊष्मा। ठीक है, तो ऊष्मा देखिए किधर निकलेगी, आपके उत्पाद की तरफ। ठीक है, और दूसरी क्या होती है, इसमें क्या होता है, ऊष्माशोषी होता है। ऊष्माशोषी वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है, पहले ही आपका क्या लगता है, ऊष्मा देना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपका क्या हो जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे, मतलब कि इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो आपका देखिए क्या होगा, यहाँ पे निकलेगा बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस क्या निकलेगा, यानी H3 बनेगा, प्लस यश जल का भी यहाँ पे निर्माण होगा। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभी आगे क्या पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए ठीक है, इतना देखिए तापमान में परिवर्तन। एक और देखिए, इसको देखिए मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इतना लिख लिए हैं तो आगे लिख लीजिए। देखिए क्या होता है, गैस का निकलना। कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें से गैस भी निकलती है, गैस का निकलना। इससे भी पहचान लेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे देखिए जिंक है, जिंक में अगर क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट, जिंक में तनु H2SO4 से क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये जिंक सल्फेट। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस क्या निकलेगी, आपकी हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निर्मुक्त होगी। समझ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप देखिए किसको कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं प्रेसिपिटेट को। प्रेसिपिटेट को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। ठीक है ना, उसी को कोई नीचे जाकर के बैठ जाता है जिसको कहते हैं अवक्षेप कहते हैं। जैसे ये चाक नहीं है, चाक और पानी को घोल दीजिए, फिर कुछ टाइम बाद देखेंगे जो चाक रहेगा वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा पानी में, तो वही क्या बन जाएगा, चाक का अवक्षेप बन जाएगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अगर यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड ले लिए प्लस क्या है PbNO3, ये क्या है PbNO3, ये क्या है लेड नाइट्रेट है, तो क्या बनेगा आपका PbI2 का यहाँ पे ये अवक्षेप बनता है। इसको इससे प्रदर्शित करते हैं, यही आपका क्या है अवक्षेप। ये क्या बनेगा, नीचे जाकर के बैठ जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा, जो आपको दिखाई देगा प्लस 2KNO3। ठीक है, ये आपका बनेगा। तो यहाँ पे समझ गए ना, कोई रासायनिक अभिक्रिया कैसे पहचानेंगे, अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, किसी गंध का निकलना होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, गैस का निकलना होता है, और
अवक्षेप का बनना होता है। अगर ये सब इसमें से एक दो भी लक्षण दिखते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। समझ गए? चलिए ठीक है। अब इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए, इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, हेडिंग डाल लीजिए। लिख लिए रासायनिक समीकरण। हाँ, तो देखिए हेडिंग डालिएगा रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसमें देखिए लिख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए क्या होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। जिसमें अभिक्रिया में लिखिएगा, जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। देखिए क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ, उदाहरण पूरा लिखिएगा। उदाहरण में जैसे मैग्नीशियम है, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर, लिखिए मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखिए हाँ, मैग्नीशियम को क्या करेंगे, वायु में अगर जलाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब देखिए इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, देखिए इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखेंगे आप लोग। क्या लिखेंगे, इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। देखिए इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। अब देखिए मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है, सूत्र होता है, ये लिखेंगे। मैग्नीशियम किससे कर रहा है,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होगा वायु में, ऑक्सीजन से ये जल रहा तो क्या बनाएगा आपका MgO। ये देखिए संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करेंगे, इसको अभी संतुलित करना भी सब कुछ बताया जाएगा। तो ये देखिए आपका ये हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए क्या है, ये मैग्नीशियम है, ठीक है, ये क्या है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है। ये क्या है आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। जब क्या देंगे उष्मा देंगे, मतलब कि जब जलाएंगे, ठीक है ना, तो आपका क्या बनेगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनेगा, ठीक है, इतना समझ गए ना। अब इसमें देखिए एक चीज यहाँ पे, ये दोनों क्या होंगे और ये आपका इस तीर के बाद क्या बन रहा है, इस तीर से जो पहले आपके जो मिल करके बन रहे हैं उसको कहते हैं क्रियाकारक या अभिकारक, और जो आपका निर्माण करते हैं उसको कहते हैं उत्पाद कहते हैं, ठीक है। चलिए इतना देखिए लिख चुके हैं, मैं इसको ऊपर बता रहा हूँ आपको। हाँ देखिए आपका क्या है यहाँ पे मैग्नीशियम है, जैसे यहाँ पे 2Mg था प्लस O2 था, आपका क्या बन रहा था 2MgO, यही बन रहा था ना। अब यहाँ पे देखिए क्या अभिकारक या क्रियाकारक, ये दोनों क्या है, इसको हेडिंग डाल लीजिएगा अभिकारक या क्रियाकारक, अभिकारक या फिर क्या होते हैं क्रियाकारक, क्रियाकारक, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें ये लिख लीजिए, देखिए ये क्या होते हैं अभिकारक या क्रियाकारक होते हैं ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, लेते हैं, उन्हें अभिकारक, उन्हें अभिकारक, अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। तो देखिए ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर में देखिए, जैसे यहाँ पे क्या लिया है Mg प्लस O2, तो ऊपर वाली अभिक्रिया में क्या हो जाएगा Mg और क्या है और ऑक्सीजन क्या है आपके, ये क्या है, ये दोनों अभिकारक हैं, ठीक है, ये अभिकारक है ऊपर वाली अभिक्रिया में। अब देखिए हेडिंग डाल लीजिए उत्पाद, उत्पाद क्या होते हैं, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है ना, उत्पाद। देखिए उत्पाद क्या होते हैं जिसको कहते हैं प्रोडक्ट। इसमें लिख लीजिएगा ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण, जिनका निर्माण रासायनिक, जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, में होता है, उन्हें उत्पाद कहते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे क्या उत्पाद में मिल रहा है MgO, ऊपर वाले का मैं जैसे लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद समझ गए ना। अभिकारक क्या होते हैं, जो
भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसको कहते हैं अभिकारक। और उत्पाद क्या होते हैं आपके, जो जिनका निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया में, वो क्या होते हैं आपके उत्पाद होते हैं। समझ गए इतना? चलिए ठीक है, इतना समझ गए हूं तो आगे अब हेडिंग डाल लीजिएगा, रासायनिक समीकरण। हाँ, अब इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। जो रासायनिक समीकरण होता है उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। लिखिए रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, कि जो आपका रासायनिक समीकरण होता है उसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, रासायनिक समीकरण को क्या लिखने के लिए आपको निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिएगा इसी में, रासायनिक समीकरण लिखते समय रासायनिक समीकरण लिखते समय निम्न तथ्यों की जानकारी, निम्न तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखते समय निम्न तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक है। पहला देखिए, इसमें लिख लीजिए, पहला अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या होना चाहिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक तथा उत्पादों के अणुसूत्र ज्ञात होने चाहिए, पहला देखिए क्या होना चाहिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक तथा उत्पादों के अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुसूत्र ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या लिखेंगे यहाँ पे आपको, समीकरण में पदार्थ लिखेगा, समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं, देखिए जो समीकरण में पदार्थ हमेशा क्या होते हैं, आणविक रूप में लिखे जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा, जैसे जो गैसें होती हैं, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, आपका Br2 हो गया, I2 हो गया, ये सब जो Cl2 हैं, ये क्या है, क्योंकि ये सभी द्विपरमाणु गैस है, क्योंकि ये क्या है, द्विपरमाणुक
द्विपरमाणुक गैसें हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, द्विपरमाणु गैसें हैं, तो इनको क्या लिखेंगे, इनके आणविक रूप में लिखेंगे। ठीक है, और तीसरा लिख लीजिए। इसके बाद लिखे एक परमाणुक तत्वों को, एक परमाणुक तत्वों को, एक परमाणुक तत्वों को, एक परमाणुक तत्वों को रासायनिक, एक परमाणुक तत्वों को रासायनिक समीकरण में, समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए क्या होता है, एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण जो आपके तत्व होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और भी जितने भी तत्व हैं, ठीक है, इन सबको क्या होता है, उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। तो इतना देखिए, ये समझ गया ना कैसे लिखते हैं इसको, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। अब देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा, मूल समीकरण या ढांचा समीकरण लिखना। ठीक है, इतना समझ में आया। पहले क्या करेंगे, आपको क्या ज्ञात होना चाहिए, आपको क्रिया कारक में अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुसूत्र ज्ञात होने चाहिए। फिर क्या करेंगे, आपके जो द्विपरमाणु गैसें हैं उनको आणविक के रूप में लिखेंगे, और जो आपके क्या है परमाणु के रासायनिक ये तत्व जो है उनको उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए हेडिंग डाल लीजिए, मूल समीकरण या ढांचा समीकरण लिखना। कि आपका जो मूल समीकरण होता, मूल समीकरण या समीकरण, मूल समीकरण या ढांचा समीकरण लिखना। मूल समीकरण, मूल समीकरण या ढांचा समीकरण, ढांचा समीकरण, समीकरण लिखना। ठीक है, क्या जानना चाहिए पहले आपको, मूल समीकरण या ढांचा समीकरण लिखना। ये देखिए कैसे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या होता है, इसको देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। हाँ, अब लिखते हुए चलिएगा पढ़ने के साथ साथ। तो पहला स्टेप में लिखिएगा, इसमें क्या अभिकारकों और उत्पादों के बीच तीर का निशान लगाते हैं। लिखिएगा अभिकारकों, अभिकारकों तथा उत्पादों, उत्पादों के बीच तीर का निशान लगाते हैं। ये आपका तीर का है, ठीक है ना, तीर का निशान लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच क्या करेंगे, तीर का निशान लगाएंगे। और देखिए इसके बाद तीर के बाईं ओर, देखिए तीर के बाईं ओर, तीर के बाईं ओर मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, अभिकारक को, लेफ्ट हैंड साइड क्या रहता, अभिकारक, अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा, अभिकारक को, और दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड, उत्पादों को लिखा जाता है, को लिखा
जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे तीर के बाईं ओर अभिकारक को और दाईं ओर उत्पादों को लिखा जाता है। इतना समझ गए ना। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा लिखिए यहाँ पे, लिखिए अगर देखिए क्या है, दो अभिकारक दिए गए हैं तो क्या करेंगे, अभिकारकों के अणुसूत्रों के बीच धनात्मक मतलब कि धन, अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के अणुसूत्रों के बीच धनात्मक का निशान लगाते हैं। धनात्मक का क्या लगाएंगे, निशान लगाएंगे, का निशान लगाते हैं। मतलब कि अगर आपका क्या है 2, 3 अगर क्या है अभिकारक उपस्थित हैं तो उसमें क्या करेंगे आप, धनात्मक का कि प्लस का निशान उसमें लगाएंगे। ठीक है ना। और इसी प्रकार क्या है, आपके उत्पाद में भी अगर एक उत्पाद बन रहे हैं, 2 उत्पाद बन रहे हैं तो उसमें भी क्या लगाते हैं, धन का निशान लगाएंगे। तो लिख लेंगे कि इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी धनात्मक का निशान लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, धनात्मक का निशान लगाते हैं। अभिकारक 1, 2, 3 है तो धनात्मक का निशान लगाएंगे। अगर उत्पाद भी 1, 2, 3 मिल रहा हो उसमें भी क्या करेंगे, धनात्मक का निशान लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए तीसरा लिखिए, तीसरा क्या करते हैं, तीसरा आप देखिए तीर का, जो तीर का निशान रहेगा, तीर का जो सिरा रहेगा, तीर का सिरा उत्पादों की तरफ होता है, उत्पादों की तरफ होता है। तीर का सिरा उत्पादों की तरफ होता है जो कि अभिक्रिया की दिशा दर्शाता है, जो कि अभिक्रिया की दिशा दर्शाता है, अभिक्रिया की दिशा दर्शाता है। समझ रहे हैं। तीर का सिरा क्या होता है, उत्पाद की तरफ होगा ना, जो क्या बताएगा कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। ठीक है। उदाहरण देखिए इसी का मैं बता दे रहा हूं। उदाहरण आपका हो जाएगा इसी का, जैसे क्या है, ये जिंक है प्लस क्या कर रहा है, HCl क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। ये जिंक है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो ये देखिए इसका सिरा क्या रहेगा, आपका उत्पाद की तरफ जो बनेगा तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन आपका गैस ये आपका निकल जाएगी। ठीक है ना, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो यही बता रहे हैं कि इसका जो सिरा रहता है ये हमेशा उत्पाद की तरफ रहता है। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए इतना देखिए समझ गए हैं तो आगे बता रहे हैं इसके, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है ना, मिटा दें। चलिए ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। देखिए 3 पॉइंट पढ़ लिए ना, अब चौथा पॉइंट लिखिएगा। चौथा पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट लिखिए, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय है
यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय का मतलब होता है, लिख लीजिए, अर्थात बाईं तथा दाईं, बाईं तथा दाईं, बाईं तथा दाईं दोनों, बाईं तथा दाईं दोनों दिशाओं में होते हैं, बाईं तथा दाईं दोनों दिशाओं में होते हैं, तो दोनों दिशाओं को, तो दोनों क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय अर्थात बाईं तथा दाईं दोनों दिशाओं में होती है, ये क्या लिखेंगे, होती है तो दोनों, होती है तो दोनों दिशाओं, होती है तो दोनों दिशाओं को अर्ध शीर्ष वाले तीर के चिन्ह, ये क्या है, अर्ध शीर्ष वाले चिन्ह, ये क्या है, अर्ध शीर्ष वाले चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अर्ध शीर्ष के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। यही देखिएगा, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो क्रिया क्या होती है, बाईं और दाईं दोनों दिशाओं की तरफ होती है, तो उसको क्या करेंगे, अर्ध शीर्ष वाले चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे उदाहरण में हो जाएगा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन है, ये क्या, हाइड्रोजन, तो ये देखिए क्या बनेगा आपका, NH3 बनेगा। अब ये देखिए दोनों दिशाओं में ये हो सकती है, ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे आप, यहाँ पे अर्ध शीर्ष वाले, क्या है ये, अर्ध शीर्ष वाले तीर के चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए इन सभी का अगर ऐसा है तो क्या कहेंगे कि आप कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का ऐसा समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया का ऐसा समीकरण कह सकते हैं कि ऐसा रासायनिक किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा समीकरण कहलाता है। जो आप क्या पढ़े, स्टेप 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 में यही जो पढ़े, तो इसी रासायनिक अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण, उसी को कहते हैं ढांचा समीकरण कहेंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आया जितना बताएं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या पढ़ेंगे कि संतुलित आप लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना, और संतुलित करना क्यों जरूरी है, ठीक है। कोई भी आपका रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना क्यों जरूरी है, ठीक है। चलिए इसको देखिए मिटा दे रहे हैं। पहले ये मैं बता दे रहा हूं आपको, देखिए संतुलित समीकरण क्या होता है और असंतुलित समीकरण क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद बताएंगे क्यों करते हैं, ठीक है। इस हेडिंग डाल लीजिए, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये क्या है आपका, रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण,
रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। ये संतुलित का मतलब क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, इसको कहेंगे। तो इसमें कह सकते हैं कि ऐसा समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और जिसके अभिकारक और उत्पाद दोनों में अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। ठीक है ना। आप क्या कह सकते हैं कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारकों और उत्पादों दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए आपका क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 से कर दीजिए। यहाँ पे आपका उष्मा दे रहे हैं तो 2mgO आपका बन रहा है ना। तो यहाँ पे उष्मा दिए मतलब कि जला दिए इसको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम है, ठीक है ना, परमाणु। अब ऑक्सीजन के परमाणु 2 यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये संतुलित समीकरण है। अब देखिए क्या होते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। हेडिंग डाल लीजिए असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण ये क्या होते हैं। बस इसमें देखिए क्या होगा, ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा समीकरण जिसके अभिकारकों और उत्पादों दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका ऐसा समीकरण जिसके अभिकारकों और उत्पादों दोनों में परमाणु की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, तो उसको क्या कहते हैं? बराबर नहीं होती है तो उसको क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे आपका क्या है यहाँ पे उदाहरण क्या है, मैग्नीशियम हो गया प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा, तो यहाँ पे क्या बना रहा है? MgO। तो ये देखिए क्या संतुलित नहीं है ना, ये MgO बनाएगा तो ये संतुलित है? नहीं संतुलित है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको संतुलित करते हैं। अब देखिए ये संतुलित करना क्यों जरूरी है, ठीक है ना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है, ये पढ़ेंगे।
हाँ चलिए देखिए क्या बताने वाले थे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। चलिए इसको देखिए पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है ना, ज्यादा टाइम हो रहा है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, ठीक है ना। हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। क्यों इसलिए आवश्यक है, जो आपका क्या होता है, द्रव्य की अविनाशिता के नियम कि मतलब कि जो द्रव्य होता ना तो उसको क्या किया जाता है, उसको खत्म किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों में द्रव्यमान को ना तो उसका निर्माण किया जा सकता और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता, मतलब कि उसको विनाश किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी के कारण इसको क्या करते हैं, संतुलित कर दे। इसमें लिख लीजिएगा, द्रव्य की अविनाशिता के नियम क्या है, द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों व उत्पादों में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है, निर्माण होता है, लिख लीजिए, ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, ठीक है ना। क्या होता है, द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता और ना ही विनाश होता, इसीलिए क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है ना। जो परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। तो जैसे कि अतः देखिए कह सकते हैं कि अतः रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक व उसके उत्पाद के परमाणु की संख्या सामान्य हो सकती है। अतः आप क्या कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक व उसके उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कह सकते हैं कि उसके जो आपके अभिकारक व उत्पाद होते हैं उसमें क्या होना चाहिए, परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया। तो देखिए एक उदाहरण मैं बता दे रहा हूं, जैसे ऊपर वाला आपका एग्जाम मैग्नीशियम वाला था, उदाहरण में लिख लीजिए। देखिए मैग्नीशियम क्या है आपका, यहाँ पे लिख रहे हैं 2Mg + O2, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका 2Mg
O। अब देखिए इसका द्रव्यमान देखेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम का देखिए क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम का द्रव्यमान मतलब कि परमाणु भार कितना है, यहाँ पे मैग्नीशियम का देखिए क्या है, यहाँ पे 2 है, कितना है यहाँ पे 24 बार है इसका नाम मैग्नीशियम का। तो 2 से ऑक्सीजन का कितना है 16 है, तो 2 गुणे 16, ठीक है। ये 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, 48 और 16 दूनी 32। अब दोनों को जोड़िए, देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा बराबर 80 ग्राम, ठीक है ना 80 ग्राम। अब इसका जोड़िए, यहाँ पे देखिए 2 है, मैग्नीशियम का क्या है 24 है प्लस 16, 24 16 क्या हो जाएगा 40 है, गुणा 2 करेंगे बराबर 80 ग्राम। तो यहाँ पे जो क्या है आपका परमाणु तो जो द्रव्यमान का क्या हो रहा है, ना तो निर्माण हो रहा और ना ही विनाश हो रहा, इसलिए क्या करेंगे संतुलित करना आवश्यक है। अगर संतुलित नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? हाँ चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया तो इसको मिटा रहे हैं हम। अब देखिए नियम देखेंगे कि कौन कौन से नियम है, आप कौन से नियम से संतुलित करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, आप देखिए कैसे करेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, देखिए ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या है 4 विधियां, क्या है इसको संतुलित करने के लिए 4 विधियां है, ठीक है ना। अभी क्या कर सकते हैं 4, इसको संतुलित करने के लिए 4 विधियां हैं। पहला विधि क्या है आपका जांच एवं त्रुटि विधि। दूसरी विधि क्या है आपकी आंशिक समीकरण विधि, आंशिक समीकरण विधि, ठीक है। तीसरा आपका देखिए क्या है संयोजकता विधि, ठीक है। और चौथा देखिए कौन सी विधि है आपका आयनिक समीकरण विधि, ये आपका चौथा है, ठीक है। इतना समझ गए ना। यहाँ पे देखिए क्या है 4 विधियां हैं, जिसमें से क्लास 10th में आप लोग को क्या पढ़ना है जांच एवं त्रुटि विधि का क्या करेंगे, इसी को पढ़ना है। इसी से क्या करेंगे आप संतुलित करेंगे। और ये जो 3 विधियां हैं, 3 विधियों को आप अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि उस विधियों से कैसे संतुलित किया जाता है। तो अभी क्या पढ़ेंगे जांच एवं त्रुटि विधि, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, पहला वाला जांच एवं त्रुटि विधि, हेडिंग डालिए जांच एवं त्रुटि विधि, ठीक है ना। जांच एवं त्रुटि विधि, इसको क्या कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड जांच एवं त्रुटि विधि द्वारा क्या करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब इसमें भी देखिए बहुत सारे पदों में करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे स्टेप में करते हैं इसको संतुलित। अब देखिए स्टेप 1 में क्या करते हैं, अब लिखते हुए चलिए आप लोग जल्दी जल्दी। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे आप
असंतुलित समीकरण को लिखकर स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, असंतुलित समीकरण को लिखकर सूत्र, असंतुलित समीकरण को लिखकर सूत्र के चारों तरफ कोष्टक मतलब क्या होता है, ब्रैकेट बना लीजिए। ठीक है ना, क्या करना है, पहले कोष्टक बना लेना। उदाहरण के लिए देखिए आपको ये हो जाएगा, जैसे कि आपका सोडियम है, Na है, क्या है ये सोडियम है, जब जल के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, ये देखिए Na है, तो देखिए क्या जल के साथ करेगा तो क्या आपका हो जाएगा NaOH ये हो रहा है, और आपका हाइड्रोजन गैस आपका ये निकल रही है। ठीक है, ये सोडियम है, ये देखिए आपको क्या कर देंगे, यहाँ पे कोष्टक के अंदर ये सभी को कर देंगे। इतना समझ में आया। सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर आप लोग कर देंगे पहले स्टेप में। अब देखिए ये आपका क्या है, LHS है। LHS मतलब क्या है, आपके अभिकारक हैं, ये क्या है आपके RHS है, आपके उत्पाद है, और ये देखिए दिशा है उत्पाद की तरफ कर रही है तीर। ठीक है, पहला समझ में आया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करना, असंतुलित समीकरण में असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की सूची बना लीजिए। ठीक है, अब दूसरे में क्या करना है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की क्या करना है, आपको सूची बनाना है। यही जो दिए गए असंतुलित ऊपर वाला। अब देखिए यही जो आपके दिए गए LHS और RHS हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, LHS है, और ये आपका क्या है, RHS है। ये LHS है, तो अब देखिए क्या सूची बनाना है, यहाँ पे सूची बना लीजिए। एक को तत्व करिए, ये LHS हो जाएगा, ये आपका RHS हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, तत्व रहेगा आपका। ये LHS मतलब क्या है, आपके अभिकारक रहेंगे। ठीक है, LHS और RHS में आपके क्या हैं, उत्पाद हैं RHS। तो देखिए यहाँ पे कितने तत्व हैं, सोडियम का तत्व है, और क्या है, हाइड्रोजन का तत्व है, और क्या है, ऑक्सीजन का तत्व है। अब देखिए सोडियम का तत्व LHS में कितना है, आपका 1 है। हाइड्रोजन का कितना है, यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन का क्या है, 1 है। ठीक है, अब RHS में देखिए सोडियम कितना है, 1 है। हाइड्रोजन देखिए कितना, 2 और 1, यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन क्या है, 1 है। ठीक है, इतना देखिए बना लिए आप लोग, ऐसे बना लेना है। ठीक है, इतना कर लिए, चलिए ठीक है, इतना देखिए कर लिए। तो अब इसके आगे मैं बता रहा हूं। ठीक है, आगे वाले बता रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, ये नीचे वाला रहेगा। अब देखिए स्टेप 3 में क्या करना आपको, देखिए क्या करना, स्टेप 3 में क्या करना है आपको, सर्वप्रथम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को परमाणुओं को संतुलित करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सर्वप्रथम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं
परमाणुओं को संतुलित करते हैं, परमाणुओं को संतुलित, परमाणुओं को संतुलित करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या था आपका Na था, प्लस क्या था आपका H2O था। ठीक है, तो आपका देखिए क्या हो रहा था, आपका NaOH बन रहा था, प्लस क्या बन रहा था, हाइड्रोजन गैस बन रही थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करते हैं। फिर यहाँ पे आप इसको मैं मिटा दे रहा हूँ स्टेप 2 का। देखिए क्या करेंगे, अब तत्व यही बना लीजिए आप। तत्व है ये आपका, ठीक है, तत्व है ये आपका LHS है, आपका ये RHS है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए सोडियम है, सोडियम का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1 है। अब देख लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हाइड्रोजन हो जाएगी। और यहाँ पे भी 2 से गुणा कर देंगे तो ये हाइड्रोजन 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो जाएंगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन देखिए कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन भी क्या है, संतुलित हो गई है। इतना देख रहे हैं ना, सब संतुलित हो गया। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, इतना समझ में आया ना ये कैसे संतुलित हुआ। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। स्टेप देखिए, स्टेप 4 में देखिए क्या करेंगे। अब स्टेप 4 में यही होगा, अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं। स्टेप 4 में क्या करते हैं, अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं, संतुलित करते हैं अन्य तत्वों को संतुलित। अब देखिए सोडियम बचा हुआ था, सोडियम नहीं संतुलित है ना, तो जैसे यही आपका हुआ था, यहाँ पे देखिए 2H2O, ठीक है, यहाँ पे प्लस था Na था, ये सोडियम था, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे 2 NaOH बना, प्लस क्या बना 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, इतना ये हुआ। अब देखिए इसमें क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ अब देखिए क्या था, आप यही बना लीजिए। फिर आपका ये क्या है, LHS है, अभिकारक है, ये आपका RHS है, और ये आपका क्या है, तत्व दिए जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए तत्व यहाँ पे कितना है सोडियम का, यहाँ पे यही देखिए संतुलित नहीं था, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 2 है, तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, किसका, सोडियम का तत्व। और हाइड्रोजन का क्या है 4, यहाँ पे भी है 4, यहाँ पे 4 है, वहाँ पे भी 4 है। और ऑक्सीजन का देखिए 2, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ये 2 ऑक्सीजन, 2 से गुणा कर रहा तो ये 2 ऑक्सीजन हो जाएगी। लेकिन सोडियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। अब क्या करेंगे, 2 से इसको गुणा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलिए ठीक है, तो मैं ये वाला मिटा दे रहा हूं, ठीक है, लास्ट वाला। अब देखिए स्टेप 5 में क्या करते हैं, आप स्टेप 5 में क्या करेंगे, स्टेप 5 में करेंगे समीकरण की यथार्थता की जांच करेंगे, समीकरण की यथार्थता की जांच, ठीक है ना, समीकरण की यथार्थता की जांच। जैसे आपका यहाँ पे देखिए 2Na है, तो अब यही चेक करेंगे कि ये समीकरण आपका संतुलित है कि नहीं है। सभी यहाँ पे क्या देखेंगे, परमाणुओं को देखेंगे कि वो संतुलित हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसी को लास्ट में आपको चेक करना रहेगा। ठीक है, तो ये 5 स्टेप में क्या कर सकते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए।
चलिए ठीक है, जब इतना समझ गए इसके बाद आगे बता रहे हैं। इसको मिटा देना। हाँ ठीक है, इसको देखिए मिटा रहे हैं। इसके बाद देखिए हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना, कि रासायनिक समीकरण जो है उसको अधिक सूचनात्मक कैसे बना सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना, ठीक है। जो रासायनिक समीकरण होता है उसको अधिक सूचनात्मक कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, यही आपको बताना है, ठीक है ना। आप देखिए पहले क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे पहला नंबर जल्दी जल्दी लिखिए। देखिए क्रियाकारकों जो होते हैं अभिकारक होते हैं, अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, देखिए क्या होते हैं, अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पे ये हो जाएगा, जैसे आप क्या करते हैं, ठोस को यस से क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल यस से। आपको द्रव को जो लिक्विड होता है उसको यल से करेंगे, और गैस को जो गैस रहता है उसको स्मॉल जी से प्रदर्शित करेंगे। और जलीय विलयन को क्या करेंगे, ए क्यू से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना, इतना समझ में आया। और आगे एक और लिख लीजिए, फिर मैं उसको बता रहा हूं। दूसरा देखिए बनने वाले अवक्षेप, देखिए जो अगर बन रहा है कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले अवक्षेप मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट, बनने वाले प्रेसिपिटेट को प्रतीक यस से ना प्रदर्शित करके ये इससे द्वारा इस प्रतीक द्वारा क्या होता है, प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या फिर लिख लीजिए किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। जो बनने वाले अवक्षेप रहते हैं उसको यस से ना, जो उत्पाद में बनने वाले अवक्षेप रहते हैं उसको यस से ना प्रदर्शित करके इस साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपका देखिए उदाहरण के लिए आपका ये हो गया AgNO3, ये क्या है, AgNO3 है, ये सिल्वर क्या है, नाइट्रेट है, AgNO3, ठीक है। एक मिनट, हाँ अब देखिए AgNO3 ये क्या है, AgNO3 ये जलीय विलयन है, यहाँ पे इसका ये लिख दिए। प्लस देखिए क्या कर रहा है, ये आपका KCl से
पोटेशियम क्या है, क्लोराइड, ये भी क्या है आपका जलीय विलयन है। ठीक है, अब इसका अवस्था लिख दे रहे हैं, ये आपका उत्पाद है। अब देखिए यही क्या है आपका AgCl, ये यश बन रहा है, ये अवक्षेप बन रहा है, प्लस आपका क्या बन रहा है KNO3, ये आपका क्या बन रहा है जलीय विलयन बन रहा है, ये अवक्षेप बन रहा है। इसको देखिए, इसी को इससे यश से ना प्रदर्शित करके AgCl लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे ये साइन लगा देंगे तो ये सही रहेगा। ठीक है, इससे ना प्रदर्शित करके इससे किया जाता है। ठीक है, इतना समझ गए? चलिए ठीक है, इतना समझ गए तो आगे बता रहे हैं हम, इसको बताएं आगे। अब तीसरा वाला स्टेप लिखिए। देखिए दूसरा भी समझ गए, तीसरा वाला आप बता रहे हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, सामान्य रूप से मुक्त, लिखिए सामान्य रूप से मुक्त गैस की गैसीय अवस्था को प्रतीक G से ना प्रदर्शित करके ये वाले प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, देखिए जो आपका गैस होता है, अगर उत्पाद में क्या आपका बन रहा है गैस, अगर आपका बन रहा है तो उसको G से ना प्रदर्शित करके ये वाले साइन द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए आप लिख लीजिए इसको, जैसे ये मैग्नीशियम है, इसकी अवस्था लिख लीजिए क्या है आपकी ठोस है। ठीक है, प्लस क्या करेंगे H2SO4, H2SO4 लिख रहे हैं तो ये क्या है आपका जलीय विलयन है। ठीक है ना, अब देखिए क्या आपका बन रहा है, ये आपका MgSO4, ये मैग्नीशियम सल्फेट बन गया AQ जलीय विलयन में, प्लस देखिए हाइड्रोजन गैस, यही जो H2 है ना, यहाँ पे देखिए जो H2 ये है, इसको G से ना लिख करके आप क्या करेंगे, इसको ये वाली साइन लगाएंगे कि मतलब ये गैस क्या हो रही है, निकल रही है। ठीक है ना, ये समझ गए? चलिए ये समझ गए हो तो आगे बता रहे हैं। आगे चौथा पॉइंट लिखिए अभिक्रिया की परिस्थितियों ताप, दाब एवं उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, तेजी से बढ़ा देते हैं, वही क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, और उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिखकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या अभिकारक की परिस्थितियों में ताप लग रहा है, अगर दाब लग रहा है या फिर उत्प्रेरक लग रहा है तो उस तीर के ऊपर या नीचे लिखकर उसको प्रदर्शित करते। जैसे आपका देखिए उदाहरण के लिए ये क्या है, नाइट्रोजन, ये क्या, इसकी अवस्था लिख दीजिए गैसीय है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, ये भी क्या है आपका गैस है। ठीक है,
यहाँ पे गैस है, ठीक है, ये 3 मोल लिए। अब इस पर देखिए, इस तीर के ऊपर क्या लगा रहे हैं, परिस्थित लगा रहे हैं। यहाँ पे 200 क्या है आपका वायुमंडल दाब है, ये देखिए क्या है वायुमंडल, 200 वायुमंडल इस पर क्या लग रहा है, दाब लग रहा है। और क्या है 500 डिग्री सेल्सियस का ताप लग रहा है। और Fe चूड़ ये क्या है आपका उत्प्रेरक है। Fe चूड़ क्या है उत्प्रेरक है। तो देखिए आपका क्या बन रहा है 2NH3, ये भी क्या है गैस है, ठीक है, ये 500 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आप समझ गए उत्प्रेरक कहाँ पे लगाएंगे, उत्प्रेरक ताप और दाब कहाँ पे लगाते हैं, तीर के ऊपर लगाते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए आगे बता रहे हैं हम इसको। 4 तक समझ गए ना जितना बताएं, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए। हाँ अब देखिए 5वां पॉइंट यहाँ पे डाल लीजिए, 5वां जल्दी पढ़िए, ज़्यादा टाइम हो रहा है। देखिए 5वां देखिए क्या है, अभिकारकों के, अगर देखिए क्या है अभिकारकों के गर्म करने की तीर के ऊपर ये डेल्टा या उष्मा लिखकर प्रदर्शित किया जाता है, लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। देखिए क्या होते हैं, यानी कि जो अभिकारकों को अगर क्या करते हैं गर्म करते हैं, तो तीर के ऊपर क्या करते हैं डेल्टा का आप साइन लगाते हैं। जैसे क्या है CaCO3 है, अब इसको क्या कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं, इसको डेल्टा का साइन लिख सकते हैं या फिर उष्मा लिख देंगे, मतलब इसको गर्म कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है, इसकी अवस्था लिख देंगे यहाँ पे, ये आपकी ठोस है, सॉलिड है, तो आपका क्या बन जाएगा CaO, ये भी सॉलिड बन जाएगा, प्लस CO2 ये क्या निकलेगी गैस निकलेगी, ठीक है। इसको ऐसे लिख देंगे, इतना समझ में आया। अब आगे नीचे आगे वाला पॉइंट लिखिए 6वां, लिखिए सांद्रण को दर्शाने के लिए अभिकारकों के सूत्र से पहले या नीचे तनु या सांद्र लिख दिया जाता है। समझ में, ये देखिए तनु क्या होता है, तनु या सांद्र मतलब क्या होता है प्योर होता है। कोई भी आपका है जैसे एसिड है, उसमें क्या एकदम प्योर हो, उसमें कुछ अशुद्धियां नहीं लगी हैं, तो उसको क्या करेंगे लिखेंगे सांद्र लिखेंगे। अगर पानी थोड़ा सा डाल दे रहे हैं, जैसे 50 ग्राम क्या लिए हैं आप 50 ml आप HCl लिए हैं, उसमें 20 ml क्या डाल दिए पानी डाल दिए, तो क्या हो जाएगा तनु HCl हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो देखिए जैसे कि उदाहरण की ये जिंक है, ये अवस्था क्या है ठोस अवस्था है, प्लस क्या करेंगे तनु, यहाँ पे क्या करेंगे H2SO4, ये क्या है तनु H2SO4 है, तनु H2SO4 है, ठीक है ना। तो इससे क्या करा रहे हैं अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है ZnSO4 प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल रही है। तो तनु यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं तनु, ठीक है, या तो यहाँ पे लिखिए या तो इसके नीचे लिखिए, ये लिख सकते हैं। तो इतना समझ में आया, समझ में आ गया ना इतना। आगे बताएं, आगे चलिए 2 पॉइंट और पढ़ना है इसका।
देखिए आगे कौन सा पॉइंट है आपका, 7वां पॉइंट है। 7वां देखिए, मुक्त हुई उष्मा, देखिए जो मुक्त हुई, लिखिए मुक्त हुई उष्मा को उत्पाद, मुक्त हुई उष्मा को उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह द्वारा तथा अवशोषित उष्मा को माइनस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इसका जल्दी देखिए, कार्बन अवस्था क्या है, ठोस है, प्लस आपका ऑक्सीजन ये क्या है, गैस है। ठीक है, तो देखिए अगर क्या होगा, अब क्रिया होगा, जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, इसी के साथ प्लस 94 क्या निकलेगा, किलो कैलोरी ऊर्जा निकलेगी, किलो कैलोरी, कितनी ऊर्जा निकलेगी, प्लस 94 किलो कैलोरी ऊर्जा आपकी निकलेगी। यहाँ पे प्लस से कर रहे हैं, उष्मा उत्पाद की ओर निकलती है तो प्लस से करते हैं, अगर उष्मा अवशोषित होती है मतलब कि इस तरफ निकलती है, जैसे अगर कार्बन हो गया, इसकी अवस्था ठोस है, प्लस ये देखिए सल्फर यहाँ पे क्या हो, इसकी भी अवस्था क्या है, ठोस है, इसको क्या कर रहे हैं, इसको गर्म करने के लिए आपको उष्मा चाहिए तो क्या बनेगा, CS2 बनेगा। ठीक है, CS2 बनेगा, ये क्या लिक्विड अवस्था में बनेगा, इसके लिए क्या चाहिए आपको, 22 किलो कैलोरी की ऊर्जा, किलो कैलोरी। अब इसी को देखिए यहाँ पे -22 इस तरफ लिख रहे हैं, इस तरफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कार्बन की अवस्था ठोस है, प्लस क्या है 2, यस है, ये भी ठोस है, प्लस देखिए यहाँ पे ये है प्लस 22 किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी की यहाँ पे देखेंगे तो क्या बनेगा, CS2, ये लिक्विड में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख लिए, चलिए ठीक है, इतना लिख लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऊपर वाली अभिक्रिया क्या है आपका, उष्मा छेपी है, उष्मा क्या उत्पाद की तरफ निकल रही है। अब ये क्या उष्मा शोषी है, इसमें उष्मा क्या, उष्मा देनी पड़ रही है। ठीक है ना, इसको अभी आगे पढ़ाएंगे हम। हाँ देखिए क्या है आपका लास्ट वाला 8 वाला पॉइंट आपका क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया को उत्क्रमणीयता के चिन्ह ये क्या है, उत्क्रमणीयता के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे आपका देखिए क्या हो गया, H2 है, ये अवस्था क्या है, गैस है। ठीक है, अब प्लस क्या लिखेंगे, I2, ये भी क्या है, गैस ये अवस्था में है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगाएंगे, क्या हो जाएगा 2 चाहिए, मतलब कि ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, दोनों दिशाओं में होगी। ठीक है ना, ये भी क्या अवस्था लिखेंगे, गैस की अवस्था रहेगी। ठीक है, इतना देखिए समझ गए ना, यही देखिए सब थे। अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, रासायनिक समीकरण का क्या महत्व होता है।
ठीक है, इसके बाद देखिए क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बताएंगे, कुछ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है ना। चलिए ठीक है, मैं इसको देखिए मिटा रहा हूं। हाँ चलिए देखिए, हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक समीकरण का महत्व। हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक समीकरण का महत्व। समीकरण का महत्व, रासायनिक समीकरण का क्या महत्व होता है। देखिए कोई भी रासायनिक समीकरण की क्या होता है, भाग लेने वाले अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद के संदर्भ में जानकारी देता है। तो पहला लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखिए, इसको मैं बोल रहा हूं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कोई भी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, कोई भी रासायनिक, हाँ लिखिएगा, कोई भी रासायनिक समीकरण लिखिए, अभिक्रिया ना लिखिए, कोई भी रासायनिक समीकरण, कोई भी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद के संदर्भ में जानकारी देता है। तो देखिए पहला क्या है, कोई भी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद के संदर्भ में जानकारी देता है कि जो आपका उत्पाद प्राप्त हो रहा वो कैसा होगा। ठीक है ना, उसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, दूसरा देखिए लिख लीजिए, इससे अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणुओं के संघटन की व्यवस्था का पता चलता है। देखिए इससे क्या होता है, इससे अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणुओं के संघटन की व्यवस्था का पता चलता है कि अणुओं में जो रहते हैं परमाणु वो कैसे आपके जुड़े हुए हैं, ये पता चलता है। ठीक है ना। और देखिए इससे क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति का भी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति का भी क्या होता है, प्रकृति का भी क्या होता है, का भी पता चलता है। ठीक है ना। किसी भी आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो जो रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की क्या होगा, रासायनिक समीकरण से ही अभिक्रिया की प्रकृति का भी पता चलता है। और देखिए क्या होता है, यहाँ पे 1 मोल गैस का आयतन कितना होगा, यहाँ पे रासायनिक समीकरण में आयतन जो प्रयुक्त या निर्मित गैसीय पदार्थों के आयतन ज्ञात हो जाते हैं। देखिए जो आपके रासायनिक समीकरण द्वारा
रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयुक्त, लिख लीजिए इसको भी, चौथा भी लिखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयुक्त या निर्मित गैसीय पदार्थों के आयतन, गैसीय पदार्थों के आयतन ज्ञात हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना, इसमें क्या होते हैं, जो गैसीय पदार्थों के आयतन ज्ञात हो जाते हैं। तो ये क्या है, NTP आपका, देखिए NTP पर 1 मोल क्या हो जाएगा, 1 मोल गैस का, देखिए गैस का आयतन कितना होता है, 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर। देखिए क्या है, NTP पर 1 मोल गैस का क्या होता है, आयतन क्या होता है, 22.4 लीटर होता है। ठीक है ना, चलिए देखिए समझ गए, ये याद रखिएगा कितना होता है, 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो ये सब क्या था, इसका महत्व था रासायनिक समीकरण का। ठीक है ना, इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए आगे, देखिए इसकी जो होती है कुछ सीमाएं भी होती है, जो रासायनिक समीकरण की क्या होती है, कुछ सीमाएं भी होती हैं। लिख लीजिए इसको भी, रासायनिक समीकरण की सीमाएं, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। इसकी देखिए सीमाएं क्या क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। अब देखिए इसमें भी बहुत निम्न क्या होती है, इसकी भी सीमाएं होती है। पहला देखिए, इससे अभिकारकों एवं इससे अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। क्या होता है, नहीं होती। इससे अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, दूसरा देखिए लिखिएगा, इससे अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए प्रयुक्त ताप, दाब एवं उत्प्रेरक आदि की जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा क्या है, इससे क्या होता है, इससे अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए प्रयुक्त ताप, दाब एवं उत्प्रेरक आदि की जानकारी नहीं मिलती है। क्या है, रासायनिक समीकरण की सीमाएं हैं। ठीक है ना,
और देखिए तीसरा भी लिख लीजिए, इससे अभिक्रिया के वेग एवं अभिक्रिया के वेग एवं अभिकार को तथा उत्पादों आदि की जानकारी क्या लिखे यहाँ पे, क्या है, इससे अभिक्रिया के वेग एवं अभिकार को तथा उत्पादों के सांद्रण की जानकारी, या फिर लिख सकते हैं आदि के उत्पादों के सांद्रण का ज्ञान, या लिख सकते हैं ज्ञान या जानकारी, सांद्रण का ज्ञान नहीं होता है। तो पहला देखिए क्या है, इससे अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। दूसरा क्या है, रासायनिक समीकरण की सीमाएं में इससे अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए प्रयुक्त ताप, दाब एवं उत्प्रेरक आदि की जानकारी नहीं मिलती है। तीसरा देखिए क्या है, इससे अभिक्रिया के वेग एवं अभिकार को तथा उत्पादों के सांद्रण का ज्ञान नहीं मिलती। चौथा देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, इससे देखिए ये भी नहीं हमें पता चलता कि अभिक्रिया के पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। लिखिएगा अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय के संबंध में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। तो ये सब देखिए क्या है, इससे यह भी नहीं ज्ञात होता है कि जो अभिक्रिया क्या है, उत्क्रमणीय है या फिर आपका अनुत्क्रमणीय है। देखिए इससे यह भी ज्ञात नहीं होता कि अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। देखिए क्या होता है, रासायनिक समीकरण से यह भी नहीं ज्ञात होता कि जो ये अभिक्रिया है कि वो उत्क्रमणीय है या फिर अनुत्क्रमणीय। ये सब क्या थी, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।